हेलो दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है जो कि आपका सेशन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो इस रेगुलर सेशन को ज़रूर जुड़ा करें, देखा करें और बढ़ेंगे जीके जीएस के आज पहले प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंगे, इससे स्टेटमेंट देखना है कि क्या हो सकता है। निर्वात में चल सकता है, केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, केवल गैसों में चल सकती है या फिर ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो जो ध्वनि तरंगे है वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। वही अब और क्या प्रश्न बन सकते हैं ये जानते हैं। तो ध्वनि तरंगे जो है किस प्रकृति की होती है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो अनुदैर्घ्य प्रकृति की, किससे? अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। वहीं बात करें अनुदैर्घ्य तरंग जो कि माध्यम की संचरण की दिशा में कंपन करते हैं या फिर कहिए कि यह माध्यम के जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो यह माध्यम के समांतर गमन करते हैं। क्या करते हैं? समांतर गमन करते हैं। और क्या जान सकते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये ठोस, द्रव और क्या कहता है, गैस, तीनों माध्यम में संचरित हो सकता है। तो ये पॉइंट भी इसमें ध्यान रख लेंगे। वहीं बात करें ध्वनि की जब बात आई थी तो ध्वनि का जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण किससे किया जाता है? तो वो किया जाता है किससे? आयाम से, उसके आयाम से। और जान सकते हैं इसमें क्या कि जो ध्वनि का तारत्व हो गया, तारत्व कहिए या फिर तीक्ष्णता, इसका निर्धारण की अगर बात करें तो ध्वनि की आवृत्ति से होता है। ध्वनि की आवृत्ति से होता है। तो इतने सारे पॉइंट बन गए ध्वनि से संबंधित। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। मोटर कार में शीतलन तंत्र यानी कि रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? और ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूरी संभावना है कि मिल सकती है। तो ये हो जाएगा कौन सा? केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, वहीं संवहन की अगर बात कर ले तो ये ऊष्मा संचालन का वैसा विधि जिसमें क्या होता है, जिसमें द्रव्य कणों की गति द्वारा स्थानांतरित होता है, वही संवहन है। ठीक, संवहन की बात आई है तो इसमें एक पॉइंट और नोट डाउन क्या करेंगे कि जो संवहन धाराएं इस तरह से लिख सकते हैं कि संवहन धाराएं में गर्म वायु ऊपर व ठंडी वायु को नीचे लाती है। ठंडी वायु को क्या करती है? नीचे लाती है। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट ध्यान आपको रखना है। बढ़ जाएंगे तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। जैसा कि आपको अभी साइंस के प्रश्न दिख रहे हैं, आगे आपको हर विषय के प्रश्न मिलते चलेंगे। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी गई है कि क्या होगी। तो ये जो प्रकृति हो जाएगी वो क्या होगी? आभासी और सीधा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अब पॉइंट नोट डाउन करके क्या लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा इस तरह से लिख लीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी, सीधा
और आकार में छोटा होगा, आकार में छोटा होता है। ये पॉइंट इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, वहीं बात करें और क्या जान सकते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाता है अवतल दर्पण से संबंधित में क्या, कि दंत चिकित्सक, कौन चिकित्सक यानी कि दांत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। और कार का हेडलैम्प में भी क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है, कार का हेड लैम्प में। ये सब छोटा छोटा पॉइंट बनेगा लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। बढ़ जाएंगे चौथे प्रश्न की ओर, जो कि देखते हैं क्या है। युद्धपोत यानी कि फ्रीगेट त्रिपुट का जलावतरण जुलाई 2024 में किया गया, जिसका निर्माण किस देश द्वारा प्रौद्योगिकी स्थानांतरण की मदद से किया गया। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट में से एक है। तो हमसे पूछा गया किस देश द्वारा, तो रूस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें यहाँ पर अगर पॉइंट की बात आई है तो क्या लिख सकते हैं कि गोवा शिपयार्ड, कौन सा शिपयार्ड, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तलवार श्रेणी का पहला स्वदेशी, चूँकि पहला इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है, पहला स्वदेशी निर्मित फ्रीगेट, जो कि यहाँ पे पूछा गया, फ्रीगेट त्रिपुट का क्या किया, निर्माण पूरा किया। यानी ये किस शिपयार्ड ने पूरा किया, ये पूछ सकता है, तो इसीलिए ये पॉइंट आपको नोट डाउन कराया गया। और ये इसमें इतना काफ़ी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 5वां नंबर प्रश्न। और इसी तरह का रेगुलर सेशन चल रहा है, प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। देश में पहली बार मीठे भारत के किस राज्य में उगाया गया है, चूँकि ये देश में पहला है और वो भी भारत से संबंधित है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बिहार में उगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक, और ये जो बांस है ये किस प्रजाति का है, तो ध्यान रख सकते हैं, ऐसे नाम बहुत लंबा चौड़ा है, ऑप्शन में दिखेगा तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि आंसर मार दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। कैलेमस, डेंड्रोकैलेमस स्पर, और क्या हो जाएगा, डेंड्रोकैलेमस हेमिलिटोनो प्रजाति का ये क्या है, बांस है, तो इसका आपको प्रजाति भी ध्यान में रख लेना है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आ गया है, प्रीति सूदन यूपीएससी की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला हैं, तो इनमें से कौन पहली महिला थी, ये हमसे पूछा गया है। तो ये वर्तमान की हो गई, यानी कि 2024 की ये फिलहाल है यूपीएससी के अध्यक्ष, ये ध्यान आपको रखना ही है। कौन, तो प्रीति सूदन जी। और लेकिन हमसे पूछा क्या गया, ये दूसरी महिला हैं, लेकिन जो पहली थी वो कौन थी, तो वो थी RM बाथ्यू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो इसको आप क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और ये जो पद है वर्तमान में 2024 में जो संभाला है प्रीति सूदन ने, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के वन के तहत कब पद संभाला है, तो 1 अगस्त 2024 को। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 7 पे देखेंगे, हमारा 7वां प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर या जिले में जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान स्थित है? यह है हमारा प्रश्न। तो ये है बिहार के पटना जिला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और इसमें अगर जानकारी की बात कर ले तो बिहार सरकार ने, एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि बिहार सरकार ने 2007 में, कब? तो 2007 में जल संसाधन विभाग के चारों कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया है। विकास अभिकरण को समाप्त कर दिया है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। अगर चारों अभिकरण का जो बात जिसको समाप्त कर दिया गया उसमें है सोन विकास अभिकरण। दूसरा अभिकरण की अगर बात करें तो गंडक विकास अभिकरण। तीसरे अभिकरण की बात करें तो किऊल विकास, सारी नदियों के नाम है, किऊल विकास अभिकरण। और जो लास्ट चौथा हो गया कोसी विकास अभिकरण। ये सब को समाप्त कर दिया है। कब? तो 2007 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ जाएंगे आज के अगले प्रश्न की ओर जो देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। जल कुंड आ गया है। क्या आ गया है? जल कुंड बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है किस जिले में? बिहार के मुंगेर जिला में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं और कुछ जिलों का जो पूछा जाता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे। जलकुंड बांध तो हो ही गया। एक पूछा जाता है क्या? आंजन बांध ये किस जिले में है? तो आंजन बांध है जमुई जिला में। और जमुई जिला में आंजन नदी पर है, आंजन नदी पर भी है। वहीं बात करेंगे, एक बार पूछा जाता है दुर्गावती बांध। तो दुर्गावती बांध जो है ये किस जिला में है? तो भभुआ जिला में। और दुर्गावती नदी पर फुलवरिया बांध पूछा जाता है, फुलवरिया बांध। ये सब बिहार के से ही संबंधित हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। फुलवरिया बांध जो कि नवादा में। और किस नदी पर? तो तिलैया नदी पर। एक और ध्यान रख सकते हैं क्या? बांसकुंड बांध ये कहाँ है? तो ये है लखीसराय। किस नदी पर? तो बांसकुंड नदी पर। बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 9वां नंबर प्रश्न क्या है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। ठीक तो देख लेते हैं कि क्या है पूछा गया और इसको आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। किस क्रम में? तो जनसंख्या घनत्व है ही आरोही क्रम में। तो इसमें जो हो जाएगा 3 नंबर क्या है? पहले हो जाएगा बेगूसराय। तो देखिए 3-3-2 में स्टार्ट हुआ है तो सी में आएगा। 3 के बाद आ जाएगा 4 यानी वैशाली के बाद आएगा दरभंगा और दरभंगा के बाद आ जाएगा पटना। ठीक वहीं और अगर पॉइंट की बात करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, इस तरह से लिख सकते हैं, घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तब बिहार हो जाएगा। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। और बिहार का जनसंख्या घनत्व की बात कर ले 2011 के अनुसार तो 1106 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर। ये सब छोटा छोटा पॉइंट आप ही लोग के लिए लिखा जा रहा है, आप लोग को नोट डाउन जरूर करना है। वहीं बात करें अगर आपसे कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला, तो कौन सा हो जाएगा? शिवहर। ये कौन सा हो जाएगा? शिवहर। ये देखिए भारत में आया है बिहार, ये चीज़ आपको ध्यान, लेकिन जब बिहार में पूछेगा तब आएगा शिवहर। तो इसमें क्या होना है? कंफ्यूज आपको नहीं होना है। अब बढ़ जाएंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर, और ये सब जो भी बिहार से संबंधित है। तो अगर आप बीपीएससी 17वीं देने वाले हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 देने वाले हैं, या फिर बिहार एसएससी, बिहार दर, हर चीज़ में ये क्या करेगा? आपको काम देगा। बिहार के किस जिला में खुदाई के दौरान अति प्राचीन बुद्ध की लकड़ी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो देखिए ये बिहार से संबंधित है, प्लस ये बिहार करंट जैसा क्वेश्चन है। तो ये हुआ है लखीसराय जिला से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक। वहीं अगर बौद्ध का बात आ गया, बुद्ध की लकड़ी का बात आ गया है, तो एक पॉइंट यहाँ पर आपको और नोट डाउन क्या करा सकते हैं कि एक नाम याद रखिएगा, बोरोबुदुर। कौन सा? बोरोबुदुर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, बिहार का तो देख ही रहे हैं क्या क्या, लेकिन दुनिया का भी साथ में ध्यान रख लीजिए कि सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, बौद्ध मंदिर है बोरोबुदुर। ठीक, ये हो गया। भारत का अगर पूछ दे क्या एक पॉइंट कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कौन सा है? चूँकि बौद्ध मठ, तो ये हो जाएगा आपका तवांग जिला, जो कि कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये सब नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। भारतीय आर्थिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और सही कूट का चयन करें। देखिए ऐसे प्रश्न ही आपको एग्जाम में दिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी आप लोग देखें कि कैसा है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं भी, अपना सुझाव भी रखें। तो ये जो क्या हो जाएगा, इसका हमको क्रम दर्शाना है। तो पहले आ जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो कि 3 नंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद बात करेंगे तो नाबार्ड बैंक, जो कि 4, तो 3 4 यहाँ भी है। आगे बढ़ेंगे तो फिर आएगा सेवी, तो 3 4 2, और उसके बाद आएगा इडेई। तो ठीक, इन सब का क्या होता है, वर्ष का, बैंक का स्थापना वर्ष का भी पूछा जाता है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1975 में। नाबार्ड का कब हुआ? 1982 में। सेवी का कब हुआ? 1988 में। और क्या कहता है, इडेई का कब हुआ? तो 1999 में। ये सब है इसका स्थापना वर्ष। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। उसी तरह से कुछ वित्तीय संस्थान और हैं, बैंक कुछ और इम्पोर्टेंट है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जैसे एक आरबीआई का काफ़ी पूछा जाता है, तो 1935 हो गया। एक पूछा जाता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, तो 1894 हो गया। वित्तीय संस्थान का अगर बात कर ले तो एलआईसी, तो 1956। तो ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, और यकीन मानिए काफ़ी क्वेश्चन आपके लिए स्टैंडर्ड लाया जा रहा है। आपको जो ये पॉइंट नोट डाउन करवाया जाता है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष हमसे पूछा गया है। तो ये जो आधार वर्ष है ये है 2011 से 12। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो थोक मूल्य सूचकांक है ये क्या है, तो जो कुछ चुनी हुई वस्तु, कुछ चुनी हुई वस्तुओं के
हो सके स्टेटमेंट ही आपको दे दे। तो चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है कौन? थोक मूल्य सूचकांक। और वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक है जो किसके स्थान पर लाया गया है? किसके स्थान पर लाया गया है? तो ये 2004 से 5 के स्थान पर लाया गया। ठीक, तो इसको आप ध्यान में रखना। वहीं बात करें जो थोक मूल्य सूचकांक है, ये हर सप्ताह होता है। क्या होता है? इसकी गणना जो होती है हर सप्ताह गणना होती है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। और सारे विषय के प्रश्न आपको इसमें जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्न शामिल किए गए। अब आया सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेना है। एक तरफ लेखक है और उनका पुस्तक बताना। बात आई है महात्मा गांधी जी की, तो इसमें से जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज। ठीक, और हिंद स्वराज ही से संबंधित होंगे महात्मा गांधी। उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित हो जाएगा गीतांजलि। खुशवंत सिंह का काफ़ी बार पूछा हुआ है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नेशन इन मेकिंग। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आपको ध्यान में रख लेना है। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो 1913 में, कब? 1913 में इसी गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको क्या मिल चुका है? नोबेल प्राइज मिल चुका है साहित्य का। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो क्या थे? नोबेल पुरस्कार, इस तरह से लिख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई थे। ठीक, चलिए वहीं बात करें एक और किताब का जो काफ़ी बार पूछा गया है, जैसे क्या? तो एक नाम सुने हैं आप लोग, खुशवंत सिंह डहली। जैसे यहाँ क्या था? खुशवंत सिंह का एक किताब, तो ये काफ़ी बार पूछा गया ही है, ए ट्रेन टू पाकिस्तान। एक और ध्यान रख सकते हैं, दिल्ली ए नोबेल। ठीक, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी। अब बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न पे। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? देखिए फिर से किताब आ गया और ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये लिखा गया है बी.डी. सावरकर जी के द्वारा। अच्छा, इंडिया फॉर इंडियंस है, सॉरी बी.डी. सावरकर नहीं, ये हो जाएगा कौन? C.R. दास, चित्तरंजन दास जी। मैंने कुछ और समझ लिया। इंडिया फॉर इंडियंस किताब, आप लोग को ये गलती नहीं करना है। उसी तरह कुछ और पुस्तक यहाँ पे भी जान लेते हैं, जब पूछा गया है काफ़ी बार। सुरेंद्रनाथ बनर्जी से तो अभी हम लोग एक किताब देख चुके हैं। ये काफ़ी बार जो रिपीट किया है बीपीएससी, क्या? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिससे संबंधित कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक, एक पूछा गया है वाई सोशलिज्म, जो पुस्तक लिखा गया है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। और क्या ध्यान से रख सकते हैं? एक पूछा गया है बी, सिर्फ बी, ये किताब है N.S. गोलवलकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। आप लोग नोट डाउन जरूर करेंगे, जिनको भी जानकारी है एक बार रिवीजन के लिए भी नोट डाउन करें। खासकर को जो पॉइंट आपको नहीं पता है वो तो ज़रूर लिखें। जैसे मैं और क्या पूछ सकता है? बंग दर्शन पुस्तक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए बढ़ेंगे 15 नंबर की ओर। देखेंगे हमारा 15 नंबर क्या है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया। तो पहले तो हमें देखना है कि कौन कौन सा सही है।
तो भारतीय जल सेना अधिनियम की जो घटना थी 1927 से संबंधित है, तो ये तो सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 से संबंधित है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 से संबंधित है, लेकिन सांप्रदायिक निर्णय जो है 1933 से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये संबंधित कब हो जाएगा, तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की अगर बात करें तो 16 अगस्त 1932 को किया गया था। कब? 16 अगस्त 32 को। और इसकी घोषणा अगर बात करें क्या पूछ लिया जाता है कि कम्यूनल इस तरह से लिख सकते हैं क्या कि कम्यूनल अवार्ड की घोषणा ये काफ़ी बार पूछा गया। ब्रिटिश पीएम लिख देते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री किसके द्वारा किया गया था, तो रेजमे मैकडोनाल्ड के द्वारा। रेजमे मैकडोनाल्ड द्वारा। ठीक, ये आपको ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर जो कि होगा 16 नंबर। और आप लोग से एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग बीपीएससी 17वीं या टीआरई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया हुआ है, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाया हुआ है, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। रिंग लेमन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व मापन में किया जाता है, तो ये किया जाता है धुआं के आभासी घनत्व को मापने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चूँकि इस स्केल का जो क्या कहता है विकसित इसको किसने किया था, तो रिंग लेमन ग्रे नाम का वैज्ञानिक ने ही क्या किया था, विकसित किया था। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है और वैज्ञानिक के नाम से ही संबंधित है। आ जाएंगे 17 नंबर पे। इन सीटू संरक्षण तंत्रों में इनमें से कौन शामिल है, ये पूछा गया है। राष्ट्रीय उद्यान, बीज बैंक, वानस्पतिक उद्यान या फिर गिद्ध रेस्टोरेंट। तो ये जो शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, पहला तो राष्ट्रीय उद्यान को और दूसरा में आ जाएगा गिद्ध रेस्टोरेंट को। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 किस में है, बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें कि संरक्षण तंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। वो 2 प्रकार कौन, तो एक होता है इन सीटू जो कि हमसे यहाँ पर पूछा गया है, और एक होता है एक्स सीटू। कौन सीटू, एक्स सीटू। ठीक, इन सीटू की बात करें जहाँ पादप और वनस्पति के मूल आवासीय क्षेत्र, इस तरह से लिख देते हैं पादप और क्या, वनस्पति। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जान गए राष्ट्रीय उद्यान और गिद्ध रेस्टोरेंट। एक्स सीटू की अगर बात करें तो इसमें पर स्थानिक संरक्षण किया जाता है। इसमें आ जाएगा वानस्पतिक उद्यान जो कि 3 नंबर में दिया हुआ है। वानस्पतिक उद्यान हो गया, चिड़ियाघर हो गया, ये सब हो गया। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और भारत में जो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में अगर पूछ ले कि कितना राष्ट्रीय उद्यान है तो 106। ये आपको ध्यान में रख लेना है, क्या है 106 राष्ट्रीय उद्यान। जो आपको इससे संबंधित पॉइंट बताए जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न हमेशा इम्पोर्टेंट रहेंगे। वहीं अगर बात करें और क्या कि भारत में वर्तमान में जैव मंडल रिजर्व कितना है, तो 18 जैव मंडल रिजर्व। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे जो कि होगा 18 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है।
इससे संबंधित ये कथन है कि फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपयुक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं। तो ये जो निर्मुक्त होते हैं चारों हो जाएंगे, ये भी और ये भी, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और इसमें कुछ ऐसा है नहीं पॉइंट लिखवाने लायक। बढ़ेंगे 19वें पर, लेकिन उससे पहले जो डेली का सिस्टम है हम लोग का सेशन का, कि 3 प्रश्न आपके लिए, और कल आपसे हिस्ट्री का 3 प्रश्न पूछा गया था, आज आपसे पॉलिटी का 3 प्रश्न पूछा जाएगा। तो जो आपका आज पहला प्रश्न है वो क्या है कि 92वां संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख देते हैं, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई बंद कर देना, पढ़ाई भी ज़रूरी है। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तीसरा प्रश्न है बिहार मानवाधिकार, कौन सा बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, वर्ष आपको बताना है। और कल जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो भी किसके, हिस्ट्री के, तो उसका आंसर हम आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न था आपसे कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया, तो टोपरा कला गांव में। कहाँ, टोपरा कला गांव। दूसरा प्रश्न शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो कर्ण वंश। तीसरा प्रश्न 1800 में हम्पी के खंडरों की खोज किसने की थी, तो कर्नल कोलिन मैकेंजी। सारे लोग जवाब दिया करें, आप ही के रिवीजन के पर्पस से ये चीज़ कराया जाए। तो ये हो गया प्रश्न और आंसर। और अब बढ़ेंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर, देखेंगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियां को निर्धारित करता है, तो ये करता है अनुच्छेद 105, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वहीं बात करें अनुच्छेद 104 के तहत, तो इसके अंतर्गत यदि कोई संसद सदस्य क्या है, नहीं है और सदन में भाग लेता है, सदन में क्या करता है, भाग लेता है, तब 500 रुपये प्रतिदिन, 500 रुपये प्रतिदिन क्या करना पड़ेगा, वसूल किया जा सकता है। ये एक पॉइंट इसमें आपको ध्यान में रखना है। और एक अनुच्छेद ध्यान रख सकते हैं, अनुच्छेद 117, जो कि वित्तीय विधेयक से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वित्तीय विधेयक से संबंधित है। चलिए बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा हमारा 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर की बात कर ले तो 20वां नंबर क्या आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति के पास विज्ञान, कला, साहित्य या समाज सेवा से संबंधित अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से विशेष ज्ञान और व्यवहारिक व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। बताइए कितना लंबा चौड़ा हो गया। तो कहने का सेंस यही है कि कितना व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किए जाएं, तो ये हो जाएगा 12। और अनुच्छेद ध्यान रखना है 80, चूँकि ये राज्यसभा का गठन से संबंधित है। तो इतना लंबा चौड़ा शब्द दे के आपको उलझाने का कोशिश रहता है और आपको फंसना नहीं है। ठीक, और अनुच्छेद 80 के वन के तहत, अनुच्छेद 80 के वन के तहत क्या है, तो यह निर्धारित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक
अधिक से अधिक कितना सदस्य हो सकते हैं, तो 250 सदस्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, एक हो सकते हैं। और आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और देखेंगे आज के अंतिम प्रश्न 21वां, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो ये रखा जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी। कब रखा, प्रस्तुत किया संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने, तो 13 दिसंबर 1946 को, ये डेट ध्यान रखना है। और कब स्वीकार कर लिया प्रस्तावना को, तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना की बात आ गई है तो आप लोग को पहले भी बहुत बार हम कई पॉइंट बता चुके हैं कि इसको क्या कहा जाता है, परिचय पत्र। और क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की आत्मा। और ये तो आपको हम कई बार दिखा चुके हैं कि बेरूबाड़ी बनाम, ले लीजिए इसको क्या हो रहा है, बेरूबाड़ी बनाम मद्रास बाद में क्या हुआ था, प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था, अंग नहीं माना गया था। और केशवानंद भारती बनाम केरल में क्या हुआ था, प्रस्तावना को अंग माना गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।